वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी लॉ की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर ललिता परिहार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अंश पूंजी। अंश पूंजी या शेयर कैपिटल हमने पढ़ा है। किसी भी कंपनी के अंतर्गत जो पूंजी होती है वह अंशों में विभाजित होती है, जिसके अंतर्गत सदस्यों से एक निर्धारित राशि के अंश जारी करके वह राशि प्राप्त की जाती है। तो अंश पूंजी वह पूंजी है जो अंशों के आवंटन से प्राप्त की जाती है। कंपनी विधान अधिनियम के अंतर्गत पूंजी को विभिन्न शब्दों के अंतर्गत या विभिन्न रूपों के अंतर्गत व्यक्त किया गया है, जिसमें अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल यह वह पूंजी है जिस राशि की सीमा तक कंपनी अपने अंश निर्गमित कर सकती है। कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी की सीमा तक अपने अंशों का निर्गमन करने का अधिकार रखती है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस राशि का उल्लेख किया जाता है। निर्गमित पूंजी या इश्यूड कैपिटल यह निर्गमित पूंजी जो होती है वह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता को अंश खरीदने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी में से आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे अंशों का निर्गमन करती है। जितने अंशों को जनता को विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है वे सभी अंश निर्गमित पूंजी के नाम से जाने जाते हैं और यह नकद प्रतिफल के बदले या अन्य प्रतिफल के बदले भी निर्गमित किए जा सकते हैं। अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी यह निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो जनता द्वारा क्रय किया जाता है। अंशों के क्रय के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उतनी ही राशि अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी कहलाती है। याचित पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल यह पूंजी का वह भाग है जो अंशधारियों से कंपनी द्वारा मांग लिया गया है। कंपनी अंशों के आवेदन, आवंटन तथा मांग या कॉल्स पर जितनी राशि मांग लेती है वह संपूर्ण राशि का योग याचित पूंजी कहलाता है। अयाचित पूंजी या अनकॉल्ड कैपिटल अंशों पर जितनी राशि नहीं मांगी गई है वह संपूर्ण राशि अयाचित पूंजी कहलाती है। अंशों के मूल्य तथा याचित पूंजी के बीच के अंतर को अयाचित पूंजी कहते हैं। प्रदत्त पूंजी अंशों पर मांगी गई राशि में से जितनी राशि का भुगतान अंशधारियों से प्राप्त कर लिया गया है वह योग ही प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहलाता है। आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल आरक्षित पूंजी अयाचित पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी ने केवल समापन के समय या समापन के उद्देश्य के लिए ही मांगने के लिए निर्धारित किया गया है। यह पूंजी समापन के समय ही मांगी जाती है। अंश पूंजी के प्रकार किसी भी कंपनी के अंतर्गत क्षमता अंश पूंजी या पूर्वाधिकार अंश पूंजी होती है। क्षमता अंश पूंजी या इक्विटी शेयर्स जो कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किए जाते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। मताधिकार सहित विथ वोटिंग राइट्स जिसके अंतर्गत सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है, या जो मताधिकार सहित नहीं है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा लाभांश, मतदान या अन्य अधिकार वाले इक्विटी शेयर्स या समता अंश पूंजी जिसके अंतर्गत लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है या मतदान देने या न देने का अधिकार होता है या अन्य कोई भी विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है या दिया जाता है उसे समता अंश पूंजी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यह जो अंश पूंजी है या पूर्वाधिकार अंश जारी किए जाते हैं सदस्यों को जिनके अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार होते हैं। पहले कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार, जिनके पास पूर्वाधिकार अंश होते हैं उन सदस्यों को समता अंश से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्त किया जाता है। और दूसरा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का अधिकार, जब कभी भी कंपनी का समापन होता है तो पूर्वाधिकार धारक सदस्यों को कंपनी के समापन में पहले पूंजी वापसी का अधिकार होता है और बाद में अन्य या समतांश प्राप्ति वाले सदस्यों को पूंजी का भुगतान किया जाता है। यदि कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना चाहती है जो कि उनके पार्षद सीमा नियम में उल्लेख होता है तो कंपनी निम्न तरीकों से अपने अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है।
कंपनी द्वारा नए अंश जारी करके अपना अंश पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। अंशों के हरण द्वारा, जब कोई सदस्य पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी उनके अंशों का हरण कर लेती है। अंशों का निरस्तीकरण करने पर, कभी कभी सदस्य द्वारा कपट करने पर या अन्य कोई कार्य होने पर कंपनी द्वारा अंशों का निरस्तीकरण या रद्द भी किया जाता है। अंशों की वापस खरीदने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से अंशों को या अन्य जो शेयर बाजार है वहाँ से वापस खरीद लिया जाता है, जिससे भी अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। अंशों के शोधन करने पर, अंशों का सदस्यों को भुगतान करने पर अंश पूंजी में कमी करके या अंश पूंजी वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। और अधिकरण के आदेश से अंश क्रय करने पर, कभी कभी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत विधान अधिकरण के द्वारा कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अंशों को क्रय कर ले, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी अपने अंशों को क्रय करके अंश पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। किसी भी कंपनी में अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कंपनी अपने अंश मूल्यों में कमी कर सकती है। फिर वह कंपनी द्वारा जो व्यवस्था होने पर पूंजी में कमी करने के लिए एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में कंपनी द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये उल्लेख होता है कि कंपनी कितने प्रकार के अंशों का किस प्रकार से वह कमी करेगी। फिर अधिकरण से पुष्टि का आवेदन करना। अंश पूंजी में कमी का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद कंपनी इस प्रस्ताव की पुष्टि या अनुमोदन के लिए अधिकरण से एक याचिका द्वारा आवेदन करता है। जब अधिकरण को याचिका प्राप्त होती है तो अधिकरण द्वारा ऋणदाताओं के हितों पर विचार किया जाता है और उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। अधिकरण द्वारा यह देखा जाता है कि पूंजी में कमी करने से अदत्त पूंजी के संबंध में अंशधारियों का दायित्व समाप्त या कम किया जा रहा है, या यदि पूंजी में कमी के लिए प्रदत्त पूंजी में से अंशधारियों को पूंजी लौटाई जा रही है। ऐसी दशा होने पर अधिकरण द्वारा ऋणदाताओं की सूची निर्धारित की जाती है। उन ऋणदाताओं के नाम, उनके ऋण की प्रकृति एवं राशि को लिखा जाता है और अधिकरण चाहे तो वह सूचना प्रकाशित कर इस सूची में जोड़े गए या नहीं जोड़े गए नामों पर आपत्तियां आमंत्रित कर सकता है, और आपत्तियां आमंत्रित होने पर वह पूंजी में कमी का विरोध करने का भी अधिकार रखता है। वह ऋणदाताओं की सहमति या जो ऋणदाता पहले के दावा करता है तो उनके दावे को निर्धारित कर पूंजी में कमी के प्रस्ताव को सहमति देता है। अधिकरण उचित समझने पर कंपनी को सहमति देता है, उचित न समझने पर वह सहमति नहीं देता है। अधिकरण द्वारा अंशधारियों के हितों पर भी विचार किया जाता है और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। अधिकरण को पूंजी में कमी के प्रस्ताव का अनुमोदन करने से पूर्व यह देखा जाता है कि पूंजी में कमी की जा रही, जिससे वह अंशधारियों के लिए भी उचित और न्याय संगत हो। इन सब परिस्थितियों का अवलोकन कर अधिकरण द्वारा जो पूंजी में कमी के लिए कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और अनुमोदन का आदेश दिया जाता है। जब अधिकरण द्वारा आदेश दे दिया जाता है तो कंपनी को अपनी अंश पूंजी में कमी करने पर अपने नाम के साथ एंड रिड्यूस शब्द को भी जोड़ना आवश्यक है। कंपनी को अपने नाम के आगे ये शब्द लगाने पड़ते हैं तथा उस अवधि के लिए ये शब्द कंपनी के नाम के भाग के समान ही माने जाते हैं। तत्पश्चात कंपनी द्वारा जो है वह इस आदेश का पंजीयन होता है। रजिस्ट्रार के पास इस आदेश का पंजीयन करवाना पड़ता है। कंपनी के अधिकरण के अनुमोदन का आदेश तथा पूंजी में कमी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और वह कंपनी की परिवर्तित पूंजी का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कंपनी की अंश पूंजी की राशि, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंश का मूल्य, पंजीयन की तिथि पर देय राशि आदि सूचनाएं सम्मिलित की जाती है। पूंजी की कमी के आदेश का पंजीयन नहीं हो जाता है जब तक वह आदेश प्रभाव में नहीं आता है। पंजीयन होने के बाद उसकी सूचना का प्रकाशन किया जाता है और पंजीयन का एक निश्चयात्मक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। अंश पूंजी में कमी के पश्चात आदेश का पंजीयन हो जाता है और रजिस्ट्रार अपना हस्ताक्षर से पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। अधिकरण के आदेश के पंजीयन के साथ ही रजिस्ट्रार के पास जो पूंजी का विवरण होता है वह विवरण पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत पूंजी वाक्य का
स्थान ले लेता है और इस प्रकार से किसी भी कंपनी के अंतर्गत अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।